The first of all, I would like to say that we will discuss the set B of the paper 2. Here I will put the question number according to the question set of B. आप अपने सेट में देख लीजिएगा वो क्वेश्चन कौन से नंबर पर है. So let's start. The first question will be, so the first question of mathematical part or reasoning part is, in a group of 120 persons, 80 are Indians and the rest of the foreigners. Further, 70 persons in the group can speak English. The number of Indians who can speak English. अगर हिंदी में कहें तो एक ग्रुप में 120 पर्सन है, 80 लोग हैं जो इंडियन है. अब 120 में से 80 तो मेरे पास इंडियन है, तो फॉरेनर कितने रह रहे हैं? ओनली 40 फॉरेनर्स हैं. अब मुझे कहा फर्दर 70% कैन स्पीक इंग्लिश. अगर 70% मेरे पास इंग्लिश बोलते हैं तो 40 रीजन हैं, तो ऑब्वियसली 30 तो मिनिमम इसमें से इंडियन होंगे ही होंगी. लेकिन जरूरी नहीं है हर एक 40 फॉरेनर जो है वो इंग्लिश ही बोलता हो सकता है कोई जर्मन बोलता हो, कोई स्पेनिश बोलता हो. तो मे बी पॉसिबल, दैट इज हम कह सकते हैं कि दैट विल बी ऑलवेज 30 और मोर इंडियन विल बी द इंडियंस हु स्पीक द इंग्लिश. Next question, consider all 3-digit numbers without repeating using 3 non-zero digits of multiple of 3. Let S be their sum. Then the two statements are given here that S is always divisible by 74. जो sum है वो 74 से डिवाइड हो जाएगा. S is always divisible by 9. 9 से डिविजिबल होगा. सिंपल क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल उसे कहा 3 non-zero digit of multiple of 3. 0 से लेके 9 तक 3 डिजिट जो कि मल्टीपल ऑफ 3 हो, वो मेरे पास क्या है? 3, 6 और 9. अब इनसे बनने वाले नंबर कौन सा होगा? 369, देन 639, देन 396, देन 693, देन 963 एंड 936. ये 6 नंबर्स बनेंगे. अगर इनका सम बने तो मेरे पास सम कितना आएगा इसका? 3996. अब हम इनका सम देखें तो ये सम ऑब्वियस है, हर एक नंबर वैसे भी डिविजिबल बाय 9 है और ये सम भी डिविजिबल बाय 9 होगा. आप प्लस करके देख लो, दैट विल 27. तो डिविजिबल बाय 9 तो है, ये तो कंफर्म है स्टेटमेंट सेटिंग नंबर 2. बट अगर मैं इसको 3996 को डिवाइड करूँ 74 से तो ये डिविजिबल भी है 74 का, और वो डिविजिबल किससे होगा? 54 से. that will be 3996. so the both statement 1 and 2 are true. now इस क्वेश्चन को देखें. इन क्लास ए एंड बी 25 और 30 स्टूडेंट है. एक इस क्लास में हाईएस्ट स्कोर जो है वो 21 है और लोएस्ट 17 है, और ऐसे ही बी में हाईएस्ट स्कोर जो है वो 30 है और लोएस्ट 22 है. अगर 4 स्टूडेंट शिफ्ट कर दिए ए से बी में तो एवरेज स्कोर बी का इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा ए का. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है हमें ये बताना है. यहाँ पर ऑप्शंस में मुझे दिया हुआ है. पहले ऑप्शन में दिया है मुझे ए ओनली. ए ऑप्शन इज 1 ओनली. बी ऑप्शन इज 2 ओनली. सी ऑप्शन इज 1 and 2 both. And D option is neither 1 nor 2. So इसे करने के लिए अगर हम देखें तो पहले पास हाईएस्ट और लोवेस्ट ही है, तो इसकी रेंज के हिसाब से हम मान के चलते हैं हमारा मीन जो ए का होगा वो हम मान लेते हैं 19 है. ठीक है, हाईएस्ट और लोवेस्ट का प्लस करके 2 से डिवाइड किया मैंने. अब मेरे पास बच्चे कितने हैं ये, तो समेशन मेरे पास x से कितना हो जाएगा? 19 गुणा में 25, 25 और 22 47, 475. अब अगर एवरेज में से 4 बच्चे निकल रहे तो 4 बच्चे निकल रहे तो मेरे पास नया एवरेज कितना आएगा इसका? नया मीन का प्लस ऐसे हम डैश कहते हैं. तो 475 में से 76 माइनस हुए तो मेरे पास 399 आएगा. इसको डिवाइड करें हम वापस किससे? 21 से. क्योंकि अब बच्चे मेरे पास 25 नहीं रहे, 21 रह रहे.
तो मेरे पास आया 21 एकम 21 और ये 21 सत्ता जहाँ से आता 8 से चला जाएगा 9 से चला जाएगा 9 से जा रहा है 9 अभी भी मेरे पास 19 ही रहता है। सही है जी, यानी ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा। लेकिन इसके अपोजिट बी का क्या होगा, बी में मेरे पास 30 बच्चे थे, रेंज मेरे पास इतना है 30 से 22, यानी एवरेज मेरे पास मान लूँ इसका बी का मेरे पास 26 है। अब इसको 30 से पढ़ूँ तो मेरे पास आता है 26 थी 78 780। इसमें हमने प्लस किया कितने वो 76 जो माइनस किया था यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी मेरे पास आया 856। अगर इसे डिवाइड करूँ मैं 34 से तो ये मेरे पास ऑब्वियसली घट जाएगा। आप देखोगे तो 25 पॉइंट समथिंग आएगा इसका। इसका मतलब बी का डिक्रीज हो रहा है और ए ऐसे ही रह रहा है। तो मेरे पास ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ कौन सी मिलेगी, ए ओनली। इसमें बच्चों ने 1 और 2 दोनों किया है, वो गलत है। सिर्फ ए ऑप्शन इस सही है और कोई सही नहीं है इसमें से। नाउ इस क्वेश्चन में कहा एक अल्फ़ाबेट में 4 लेटर्स तो हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं हर 4 लेटर के बाद। तो बताओ 4th लेटर बताना है, राइट ऑफ 13 लेटर। यहाँ ऑप्शन है मेरे पास, ऑप्शन जो दिए क्वेश्चन में वो थे मेरे पास N, T, H या I। अब सबसे पहले मुझे देखना है मुझे कौन से लेटर पे जाना है। 13वें लेटर से +4 रखे राइट में, यानी 17वें लेटर पे जाना है मुझे। अब मेरे पास 16वां लेटर क्या होता है, मेरे पास देखूँ अल्फ़ाबेट में ए से चलूँ तो 16वां लेटर जो होगा वो मेरे पास होगा P। अब जरा वैसे अल्फ़ाबेट से देखें तो 17, 18, 19, 20 ये मेरे पास कौन से होते हैं, Q, R, S, T। लेकिन रिवर्स करूँ तो T, S, R, Q। तो 17वां लेटर कौन सा है, T। सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। 15 क्वेश्चन में से कहा 7 किताबें हैं PQRSTUV। ये इस तरह से रखी हुई है कि QRT ब्लू कलर में है, तो QRT ये मेरे पास ब्लू कलर की है, ये मेरे पास ब्लू कलर में है सारी की सारी। बाकी जो है वो रेड कलर की हैं, तो बाकी जो रेड है हमें दिख रही कौन कौन सी हैं, ये रेड है, ये रेड है और ये दोनों भी रेड हैं। उसने कहा इसके बाद केवल S और U जो हैं वो नहीं है, न्यू है। तो ये S और ये U ये मेरे पास न्यू बुक्स हैं, ये न्यू है और ये भी न्यू है, बाकी सब ओल्ड हैं। तो भैया जी ये भी ओल्ड है, ये भी ओल्ड है, ये भी ओल्ड है और ये भी ओल्ड है और ये भी ओल्ड है। फिर उसने कहा PRS किसकी हैं, लॉयर की हैं। तो PRS ये मेरे पास लॉ बुक हैं, P, R एंड S। बाकी सब गेजेटेड की हैं यानी G हैं, तो ये मेरे पास गेजेटेड है। फिर उसने कहा मुझे बताना है नीले रंग वाली पुरानी गेजेटेड, नीले रंग की, ब्लू कलर की, ये 3 थी, उसमें पुरानी भी हो और गेजेटेड भी हो। तो ब्लू नीले रंग की, पुरानी और गेजेटेड कौन कौन सी है, एक तो ये और एक ये, यानी कि T और Q। तो मेरे पास जो ऑप्शन है A दिया था Q एंड R, B दिया था मुझे Q एंड U, C दिया था मुझे Q एंड T एंड D दिया था मुझे T एंड U। तो मैंने कहा भाई T एंड Q इज द राइट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 16 में कहा रिप्लेस इनकरेक्ट टर्म इफ वेयर ऑड एंड इवन टर्म्स फॉलो द सेम पैटर्न। सेम पैटर्न फॉलो कर रही हैं। अब हम यहाँ पे पहले ऑड का देखते हैं। ये डिफरेंस मेरे पास 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12। अब यही पैटर्न फिर उसमें भी लगना चाहिए इवन टर्म्स में, तो इवन टर्म्स में लग रहा है
तो ऑब्वियस 12, 10, 8, 6, अब 6 के बाद डिफरेंस आना चाहिए किसका, 4 का, जबकि है कितना यहाँ पर, तो ये मेरे पास गलत टर्म है और सीधे क्या आना चाहिए सही टर्म, 0, तो दिस विल बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। दो सीक्वेंस मुझे दिए जरा, व्हाट इज द एंट्री इन प्लेस ऑफ सी, सी की जगह क्या आएगा सीक्वेंस नंबर 2 में। हमने समानुपात और व्युत्क्रम अनुपात पढ़ा है, हमने डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन पढ़ा है। तो यहाँ देखता हूँ ये 8 से 15 यानी बढ़ रहा है, तो ये भी सीक्वेंस के हिसाब से बढ़ेगा। तो आई कैन से जब ऐसा होता है दोनों चीज़ बढ़ रही हैं, तो 8/5 बराबर 15/c। So it is 8c is equals to 75, then c will equals to 75/8 और 9 point कितना आएगा भाई, 8 या 72, 8 या 24, 6, 5, 856 सॉरी 9.375। और आपको ये ऑप्शन में दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन जो मुझे दी हुई हैं वो है 2.5, 5, 9.375 and D option was 32.8125। तो हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा। ना इस क्वेश्चन में रहता है ए और बी दो स्टेशन है या दो प्लेसेस है, इनके बीच का किलोमीटर डिस्टेंस जो है 15 किलोमीटर है। ए से एक पर्सन एक्स चलता है, इसकी स्पीड है ए 1.5 किलोमीटर पर आवर। बी से एक पर्सन चलता है जिसकी स्पीड एक जैसी नहीं है, हर घंटे में बदलती है। पहले घंटे में 1 किलोमीटर, दूसरे में 1.25, तीसरे में 1.5, तीसरे आवर में 1.5 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से इसकी बढ़ती रहती है। तो कह रहा है भाई अरे ये दो स्टेटमेंट उसने दे दी कि दे टेक 5 आवर्स टू मीट, 5 घंटे रहेंगे उन्हें मिलने के लिए। दूसरों से कहा दे मीट मिडवे बिटवीन ए एंड बी, कि ये ए और बी के बिल्कुल बीच में मिड पॉइंट पे मिलेंगे। क्या दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं है? सबसे बड़ी बात कि 5 घंटे के लिए कह रहा है, तो हम कहते हैं भैया एक्स इतना डिस्टेंस कवर करेगा 1.5 इंटू 5, ये तो 7.5 किलोमीटर चला जाएगा। ठीक है, इसका 7.5 हो गया। अब ये कितना जाएगा, इसके बाद इसकी स्पीड जो होगी वो होगी 1.75 और लास्ट आखिरी घंटे 5 घंटे तो 2.00। अगर इनको प्लस करूँ तो ये भी इतना आता है मेरे पास 75 और 50, 75 दूनी 1.5 और ये भी मेरे पास 3 2 5 और 6 और 7 किलोमीटर ही आता है। तो यानी कि वाई भी कितना डिस्टेंस कवर रहेगा 5 घंटे में, 7.5 किलोमीटर रहेगा। ए यहाँ से 7.5 जाएगा, बी यहाँ से 7.5 आएगा, तब जाके ये दोनों मिड पॉइंट पर ही कहीं ना कहीं मिलेंगे मिडवे पर। तो यानी ये स्टेटमेंट भी सही है, 5 घंटे में मिलेंगे, ये बात पता हो गया। 5 घंटे में ही दोनों के डिस्टेंस 7.5 आ रहे हैं और मिडवे पे मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, 1 and 2 बोथ। ना ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने अपेयर किए 6 पेपर जिनमें मैक्सिमम मार्क इक्वल थे, मान लेते हैं सब 100 में से नंबर आ रहे थे उसके। हिज मार्क्स वाज इन द रेशियोज 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओवरऑल स्कोर जो उसको आया एग्जैक्ट 60% आया। तो क्या कितने पेपरों में उसके इंडिविजुअली कितने पेपरों में 60% से कम नंबर थे। तो मैंने कहा लेट सपोज ईच मैक्सिमम मार्क जो है वो मेरे पास कितना मान लिया मैंने 100, तो टोटल कितने हो रहे 600 नंबर रहा उसका, सारे के सारे 6 पेपर हुए। अब इसका 60% ऑफ 600, यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो भी पहले बता देते हैं। ऑप्शंस जो दी हुई हैं वो दी है 2, 3, 4 और डी ऑप्शन 5। अब कहता है भाई 60% ऑफ 600 कितना हो रहा, ऑब्वियसली 360 हो रहा, ये सबको निकालना आता है आपको। अब अगर इन सबको प्लस करूं
रेशियो हटा के एक्स लेके तो मेरे पास पता चलेगा कि टोटल 360 नंबर आने चाहिए थे। इसका मतलब 45x इज इक्वल्स टू 360 यानी x बराबर 8। अगर x 8 है तो इसमें कितने आए 40, इसमें कितने आए 48, इसमें कितने आए 56, इसमें कितने आएंगे 64, इसमें कितने आएंगे 72 और इसमें कितने आएंगे 80। ये उससे नंबर आए 100 में से। तो भैया 60 से कम कितने में है 3 में। तो आंसर क्या हो गया बी ऑप्शन यानी 3। अब ये क्वेश्चन देखें, अ बॉय प्ले विद द बॉल। एक लड़का बॉल से खेल रहा है और उसको 1.5 मीटर हाइट से गिर देता है। एवरेज जब बॉल गिरती है तो टप्पा लगता है, उसमें बॉल बाउंस होती है। तो इसी तरह से बॉल बाउंस होती है हर बार अपनी प्रीवियस हाइट का 4/5 यानी 4/5 भागी वो वापस उस हाइट पे आ पाती है जितनी पहली हाइट पे थी। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि 50 सेंटीमीटर से कम हाइट हो जाएगी तो वो बाउंस बैक नहीं करेगी, ठीक है ना। तो हमें ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार बॉल बाउंस करेगी। तो पहले मेरे पास टोटल हाइट कितनी है, हम देखते हैं यहाँ पे है 1.5 मीटर यानी कि 150 सेंटीमीटर। अब जब पहला बाउंस होगा तो हाइट कितनी हो जाएगी 120 सेंटीमीटर। जब दूसरा बाउंस होगा तब हाइट कितनी रह जाएगी, दूसरे बाउंस के बाद मिल जाएगी 96 मीटर। जब तीसरा बाउंस होगा तो हाइट कितनी रह जाएगी 96 का फिर 4/5 हो जाए तो आपके पास आएगा 76.8। जब चौथा बाउंस पर हो जाए तो 76.8 का फिर 4/5 हो जाए तो तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेट 64 पॉइंट समथिंग आएगा। आई थिंक 64 पॉइंट, इट विल बी 62.4 आएगा। और जब 5वां बाउंस हो रहा क्योंकि अभी भी मेरे पास जो है वो हाइट 50 से ऊपर है, जब मैं 5वां बाउंस करूँगा और इसका 4/5 निकालूंगा तो अब ये हाइट घट के रह जाएगी कितनी 49.4। अब यहाँ मुझे दिख रहा है कि 5वें बाउंस के बाद इसकी हाइट क्या रह रही 49.4 रह रही। अब ये बॉल बाउंस नहीं करेगी। तो टोटल कितने बाउंस लिए इसने 5। इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इमेज ऑफ कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर ऑब्जर्व्ड इन ए मिरर। यहाँ पर सबसे स्पेशल बात जो दी है वो ये दी है कॉन्सोनेंट्स। द नंबर ऑफ इमेज ऑफ दीज विच डू नॉट लुक लाइक देयर ओरिजिनल, विच डू नॉट जो नज़र नहीं आते अपनी ओरिजिनल शेप से। अब सबसे पहली बात तो अल्फ़ाबेट में कौन से अल्फ़ाबेट हैं जो मिरर इमेज सेम देते हैं, वो मेरे पास होते हैं A, H, I, M, O, T, फिर U, V, W, X और Y। ये 11 होते हैं। लेकिन इसमें उसने कहा सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट, तो ये A, I, O और U ये कैंसिल रह रहे। मेरे पास कितने रह रहे, ये सिर्फ 7 रह रहे, ठीक है ना। अब कॉन्सोनेंट कितने होते हैं हमें पता है, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं टोटल मिला के 21 में से ये 7 ऐसे हैं जिनकी मिरर इमेज सेम होती है। तो ये 7 इसमें से माइनस कर दिया जाए, कितना आंसर आएगा 14। सो मेरा आंसर 14, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है बच्चों ने गलती क्या की है, उन्होंने ये कॉन्सोनेंट पे ध्यान ही नहीं दिया। सीधे देखे, हमें याद है 11 ऐसे होते हैं इनकी मिरर सेम होती है और 26 में से सीधे माइनस करके आंसर 15 पे टिक लगा दिया। ये गलती बहुत सोने की है। ये क्वेश्चन भी सिंपल था इस पेपर में। अ बैंक एम्प्लॉय ड्राइव 10 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। अगर आपको नहीं पता तो पहले बता दूं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। साथ साथ इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं वो भी आपको बता देता हूँ। वो दिया हुआ है मुझे 20 किलोमीटर,
25 किलोमीटर, then 30 kilometers and the 35 kilometers. अब क्वेश्चन को करें तो अ बैंक एम्प्लॉय ड्राइव 10 किलोमीटर्स टूवर्ड्स साउथ. लेट सपोज अभी वो यहाँ खड़ा है और 10 किलोमीटर्स टूवर्ड्स साउथ जाते हैं. तो भाई हम यहाँ से ले लेते हैं, ये 10 किलोमीटर साउथ पे आ गया, डाउनवर्ड इज द साउथ. एंड देन टर्न टू हर लेफ्ट अनदर 20 किलोमीटर्स. अब जब ये साउथ तरफ जा रहा है तो लेफ्ट इस तरफ हो रहा, ईस्ट की तरफ हो रहा, तो ईस्ट की तरफ 20 किलोमीटर्स यहाँ पहुँच गई. आफ्टर दैट अगेन टर्न टू लेफ्ट. इधर जाते समय, ईस्ट की तरफ जाते समय लेफ्ट कहाँ हो रहा, नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ की तरफ 40 किलोमीटर्स. तो ये नॉर्थ पे आ रही 40 किलोमीटर्स. नाउ आगे कहते हैं कि भैया जी देन टर्न राइट. अब ये राइट पे टर्न लिया इसने, राइट नॉर्थ पे जाते हुए राइट की तरफ हो रहा, फिर ईस्ट की तरफ हो रहा, तो इधर 5 किलोमीटर का टर्न लिया. देन फिर राइट टर्न लिया, अगेन ईस्ट की तरफ जाते हुए राइट टर्न किस तरफ हो रहा, साउथ की तरफ हो रहा, तो मेरे पास साउथ की तरफ फिर वापस आई है 30 किलोमीटर्स और अपने बैंक पहुंच रही. ये मेरा बैंक हो गया, ये मेरा हाउस हो गया. अब कह रहा है ये हाउस और बैंक के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा हो रहा है, ये जो स्ट्रेट पाथ आ रहा है ये शॉर्टेस्ट हो रहा. अब ये कितना हो रहा, अरे ये 20 था तो ये भी 20, ये 5 था तो ये भी 5, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास कितना हो गया, 25 किलोमीटर. दिस इज द ओनली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. सो वी कैन से 25 किलोमीटर इज द राइट आंसर. अब ये क्वेश्चन देखिए, इंटीजर्स आर लिस्टेड फ्रॉम 700 टू 1000. 700 से लेके 1000 तक की सभी संख्याएं लिखी गई. इन हाउ मैनी इंटीजर्स, हाउ मैनी नंबर्स, यू कैन से इंटीजर्स, कितने नंबर्स में इज द सम ऑफ द डिजिट इज 10. डिजिट का सम कितना हो, 10 हो. तो 700 से शूट हो रहे, तो पहला नंबर जिसमें डिजिट का प्लस कितना है, 703. अगर 703 है तो 730 भी होगा. सिंपल तरीका, 7 और 3 10, 7 और 3 10. इसके बाद दूसरा जो है वो है 712. 712 है तो 721 भी होगा. उल्टा करके देख लो, 700 तो रह ही रहना है, 7 तो रखना ही रखना है मुझे. इसके बाद 700 में अगर मैं ऊपर पहुंचूं, मैं कहूँ और 712 मैंने ले लिया, यानी 1 और 2 मेरे यूज हो रहा है. नंबर 4 ले लूँ तो 7, अगर मैं लिख लूँ 740 तो ये 11 हो जाता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है. इसके बाद 800 की सीरीज में आऊँ तो पहला नंबर आता है 802, तो दूसरा कौन सा होगा, 820. तीसरा आता है 811. इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं होता जिनकी डिजिट का प्लस 10 आ रहा हो, तो ये भी पॉसिबल नहीं. अब 9 पे आ जाओ तो 901 और 910, इसके अलावा कोई और नहीं है. तो टोटल कितने हो रहे हैं, 4 और 3 7 और 2 9, टोटल 9 आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30th. वुमेन रन्स 12 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड 6 किलोमीटर टूवर्ड हर साउथ. From the initially I can say here this is she goes 12 kilometer towards north, then 6 kilometer south, वापस आएगा, यहाँ पहुँचेगा बंदा 6 किलोमीटर पे. when 6 kilometer और साउथ, और नाउ इसकी पोजीशन किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है. then 8 किलोमीटर टूवर्ड्स द ईस्ट, तो इससे ईस्ट की तरफ जाएगी 8 किलोमीटर्स टूवर्ड्स द ईस्ट. ना डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये था, तो यहाँ से डायरेक्शन ये हुई, और ये डिस्टेंस कितना हो रहा, पाइथागोरस से पता है 10 हो रहा. तो ये तो समझ में आ गया ये कहाँ पर है, अरे ये ना नॉर्थ है, ये मेरा ईस्ट है, तो ये बिटवीन नॉर्थ ईस्ट है. नाउ एंगल क्या होगा, तो यहाँ पर अगर 90 डिग्री मेरे पास इधर है, मुझे ये निकालना है एंगल, तो ये एंगल क्या होगा, लेस देन 45 और नॉट, क्योंकि ये मेरा परपेंडिकुलर हुआ, ये मेरा हाइपोटेन्यूज हुआ, तो इसका हुआ 8/10 यानी 4/5.
ये मेरे पास आया किसका, साइन का, ये मेरे पास वैल्यू आई 0.8 और ये जो मेरे पास वैल्यू होती है साइन की 0.8, ये मेरे पास 45 से 45 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 की वैल्यू मेरे पास होती है 1/√2 और आई कैन से 0.707। सो ये उससे ज़्यादा है ये, तो ये टर्म होगा, तो दैट विल बी लेस देन 45 नॉर्थ ईस्ट। ये क्वेश्चन देखो, इफ 3 to the power 2019 डिवाइड बाय 10 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। आपने ऐसे क्वेश्चन बहुत किए होंगे। आप सबसे पहले हमें करना क्या होता है, हम देखते हैं 3 की पावर 4 हमारा कितना होता है 81, जिसमें इकाई अंक कितना होगा 8 होगा, यानी यूनिट प्लेस वंस प्लेस मेरे पास क्या होगी 1 होगी। अगर यूनिट प्लेस मेरे पास 1 होगी, अब इसको और किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास यूनिट प्लेस हमेशा 1 ही रहने वाली है। तो इसको मैं ऐसे लेता हूँ 3 की पावर 4 टू द पावर, जब मैं 419 को डिवाइड करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, दैट विल बी 504 इंटू 3 टू द पावर 3। अब क्योंकि ये मेरे पास 81 होता है, तो इसमें मेरे पास जब भी कोई नंबर आएगा उसका यूनिट प्लेस 1 ही होगा। इधर मेरे पास इसका नंबर मल्टीप्लाई कितना आएगा 27। जब 27 को इस यूनिट प्लेस 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मेरे पास 27 ही आएगा, और जब इसे डिवाइडेड बाय 10 करूँगा तो रिमाइंडर मेरे पास 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन में हमें दिया हुआ है यहाँ पे 8379, ऑप्शन में लिखे नहीं, आप लिख लेना ए। तो 7 will be the right answer। जी, next question, from January 1, 2021 price of petrol in mth day is this, where m is 1 to 100, यानी पहले 100 दिन प्राइस बढ़ता गया इस रेट के हिसाब से। thereafter remain constant, अब प्राइस कांस्टेंट हो गया, पेट्रोल उससे आगे नहीं बढ़ाया गया 100 दिन के बाद, लेकिन प्राइस ऑफ डीजल भी बढ़ता गया साथ साथ इसी सीक्वेंस में। लेकिन यहाँ पर डीजल के प्राइस में 100 दिन के बाद भी बढ़ोतरी होती रही, क्योंकि यहाँ पे कहा है फॉर एनी एन, यहाँ कहा आफ्टर रिमेन कांस्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेट्रोल जब मेरे पास 100 दिन के लिए था, पहले 100 दिन में इस रेट से बढ़ रहा था, तो अगर मेरा पेट्रोल बढ़ रहा है 100 दिन से लिए, तो m इज इक्वल्स टू 100वें डे पे मेरे पास पेट्रोल का प्राइस कितना हो जाएगा 90 रुपये, ये हो जाएगा। यहाँ जो ऑप्शंस दी हुई हैं डेट की, दैट इज पहले बता दें 21, 20, 19 और 18, ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं। 21 में, 20 में, 19 में और 18 में, ये 4 ऑप्शंस आपको दी हुई हैं। अब मेरा प्राइस 100वें दिन इतना हो गया, इसके बाद पेट्रोल मेरा फिक्स हो गया 90 रुपये पे, लेकिन डीजल जो था वो तो रेगुलर बढ़ रहा था इस रेट से 69 प्लस 0.15 एन। अगर मैं कहूँ 100वें दिन डीजल का प्राइस कितना होगा, तो मेरे पास ये हो जाएगा कितना 84 रुपीज़। ना 100वें दिन के बाद पेट्रोल नहीं बढ़ा, जो बढ़ा सिर्फ डीजल बढ़ा, तो अब इस डीजल को कवर करना है कितने रुपीज़ 6 रुपीज़। तो जो कितने रुपीज़ का डिफरेंस है मेरे पास 6 रुपये का, 6 रुपये मतलब 600 पैसे। इन 600 पैसों को कवर करना है डीजल को कितने दिन में, अब ये देखते हैं हम। तो 15 पैसे अगर एक दिन में बढ़ रहे हैं, तो 600 पैसे बढ़ने में कितने लगेंगे 40 दिन, 40 दिन लगेंगे ना। अब आप देखो जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च और फिर अप्रैल, इनके डेज अगर लिए जाएं तो मेरे पास 120 दिन पूरे 120 दिन पूरे आ जाते हैं। यानी कि मई के अब और कितने दिन चाहिए इन 40 डे के लिए, 120 दिन पूरे मेरे पास हो रहे, 40 दिन को इसे कवर करना था,
ठीक है, जिसमें से 20 दिन ये पहले रह चुका है, तो ये 100 दिन के बाद का है, 20 दिन पहले रह चुका, 20 दिन और बचे, तो 140 तरह से मेरे पास 140 दिन में बढ़ना चाहिए था, बड़ा 120 दिन, 20 दिन और चाहिए मुझे, तो 20 दिन मतलब 20 में, तो 20 में इज द करेक्ट आंसर। अब जरा इस क्वेश्चन में देखें, अब बायोलॉजी क्लास में सर्वे किया गया, एनिमल्स कहता है डबल जाते हैं इन एवरी 12 ईयर्स में। पॉपुलेशन स्टार्टिंग में थी ईयर 2021 में 50, कह रहा है n ईयर्स बाद जो मॉडल तैयार होगा, जो इक्वेशंस बनेंगी, उस हिसाब से इसमें से कौन सी इक्वेशन सेट बैठती है। तो हम देख रहे हैं, इनिशियली मेरे पास 50 थी, तो 12 साल में डबल होती इतना हो जाएगा 100, 12 ईयर्स में, फिर अगले 12 साल में यानी इतना हो जाएगा 24 साल में, यानी कि 200 एंड सो ऑन, अगले फिर 12 साल में 400। तो अगर मैं देखूं तो पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो कितना है 2, तो रेशियो कितना है यहाँ पे पॉपुलेशन में डबल होने का 2। तो मेरे पास इक्वेशन जो बनती है दैट इज पॉपुलेशन क्या होगी 50 तो थी, हर बार डबल होती है, लेकिन यहाँ पर इसने कहा n ईयर्स में, इसने 12 का मल्टीपल नहीं कहा इसको, तो यानी n ईयर्स में क्या था n ईयर्स, लेकिन क्योंकि 12 साल में हो रही है इसलिए 12 से डिवाइड करना जरूरी है इसे। सो मेरे पास ऑप्शन दिस, नहीं तो आप इसमें रख के देख लो एक बार वैल्यू, आप n की वैल्यू 12 हो गया, आपके पास पहला आंसर आ जाएगा 100, n की वैल्यू 24 हो गई तो आंसर आ जाएगा 200, इस तरह से आप रखते जाएंगे, आपके पास आंसर आते जाएंगे। इस क्वेश्चन में इन ए क्लास 60% स्टूडेंट्स आर इंडियन एंड 50% स्टूडेंट्स आर गर्ल। मान के चलें कि मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं टोटल, तो इसमें से 50 तो गर्ल्स हैं और 50 ही बॉयज होंगे, क्योंकि टोटल 50% गर्ल्स हैं पूरे ग्रुप में। इफ 30% ऑफ द इंडियंस आर गर्ल्स, अब इसमें से 60% स्टूडेंट क्या थे इंडियन थे, ये मेरे पास इंडियन है 60 और ये मेरे पास फॉरेनर्स हैं 40। अब इसका 30% मेरे पास गर्ल्स हैं, इसका 30% मेरे पास कितना होगा 18 मेरे पास गर्ल्स हो जाएंगी 30%। अगर 18 गर्ल्स इंडियन है तो 50 में से 18 गर्ल्स तो इंडियंस हो रही, बाकी 32 गर्ल्स जो है वो फॉरेनर्स हैं। अगर 32 गर्ल्स फॉरेनर्स हैं तो फॉरेनर में से 32 रही गर्ल्स को, तो मेरे पास बॉयज कितने बचे 8 बचे। अब वो पूछता है व्हाट परसेंट ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज, सिर्फ फॉरेन स्टूडेंट्स में से बताना है बॉयज कितने हैं। बॉयज 8 हैं, मेरे पास फॉरेनर्स फिर 40 हैं, तो 8/40 into 100 यू विल गेट द आंसर। कितना परसेंट आएगा मेरे पास वो आप निकालेंगे तो आपके पास आएगा सीधा सीधा 20%। तो 20% इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक पाई डायग्राम में परसेंटेज दिया हुआ है प्रोटीन का, वाटर का और ड्राई एलिमेंट्स का इन ह्यूमन बॉडी। दिया हुआ है प्रोटीन इज 16%, वाटर इज 70%। If I draw a pie diagram, let us suppose, then 70% is water, 70% let us state this is the 70% of water, 16% is, as it given, 16% is protein, तो means 14% ऐसा है जो ड्राई एलिमेंट्स हैं। अब कह रहा है अगर P रिप्रेजेंट करता है प्रोटीन और ड्राई एलिमेंट को, यानी कि इन दोनों को मिला के P मिलता है, तो मेरे पास प्रोटीन और ड्राई एलिमेंट इतना हो जाएगा 16% प्लस 14% यानी 30%। मुझे ऑप्शंस में जो दिया हुआ है वो बहुत ही स्पेशल तरीके से दिया हुआ है। मुझे डिग्रीज दी हुई हैं, A दिया हुआ है 54, B दिया हुआ है मुझे यहाँ पे 96, C is given 108 degree and D is given as 120 degree. So कह रहा है what is the central angle, means ये एंगल कितने हैं,
किसका, जो रिप्रेजेंट करता हो पी को रिप्रेजेंट करने वाला कौन है, 30%। तो 30% का अगर मुझे एंगल निकालना है देन 30/100 इंटू 360 डिग्री, बिकॉज पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है। 2 0 से कैंसिल आउट, इट इज 108 डिग्री इज द आंसर। सो दिस विल बी द सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी है। जोसेफ विजिट द क्लब एवरी 5th डे, हर 5 दिन बाद वो क्लब में जाता है, हर 24वें दिन बाद जाता है, 24वें दिन। सुमित हर 9वें दिन जाता है। तो अगर वो संडे को मिले तो नेक्स्ट कौन से दिन वो दोबारा मिलेंगे। तो मेरे पास 5, 24 और 9 का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम, और इसका एलसीएम आएगा 360। अब अगर 360 मेरे पास डेज में मिलेंगे जाके, तो अगर 360 को मैं डिवाइड करूं 7 से, तो मेरे पास जो आएगा वो आएगा 357, यानी 3 डेज। 3 डे रिमेन अभी भी हैं। अगर वो संडे को मिले थे तो पहला दिन कौन सा हुआ फिर ना मिलने का, मंडे, ट्यूसडे, और 3rd डे कौन सा हुआ, वेडनेसडे। तो नेक्स्ट टाइम जब वो मिलेंगे तो डे कौन सा होगा, वेडनेसडे। Now, the difference between 2-digit number and the number obtained by interchange in the position of digit is 54. नंबर मेरे पास मैंने मान लिया 10y plus x, इसका डिफरेंस इंटरचेंज डिजिट करने पर 10x plus y, डिफरेंस दिया है 54. So I can say it is nothing just 9y minus 9x is equals to 54, और I can say y minus x is equals to 6. ये मेरे पास आंसर आ गया। यानी कि द डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट ऑफ नंबर कैन बी ऑब्टेन, डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट आई कैन इजीली ऑब्टेन। यानी सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट है। लास्ट सम ऑफ द डिजिट, फर्स्ट ऑप्शन सही है या नहीं, तो हमें पता है y माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, that will be y plus x का whole square, that will be y minus x whole square plus 4xy। आपने पढ़ा हुआ ये फॉर्मूला। तो अगर मुझे सम निकालना है तो मुझे प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट चाहिए, जब तक ये नहीं मिलेगा मैं सम नहीं निकाल सकता। तो इट मीन्स दोनों करेक्शन, दोनों स्टेटमेंट सही है मेरी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, 1 and 2 बोथ आर रिक्वायर्ड। ये क्वेश्चन देखें, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 20% एंड देन इंक्रीज बाय 25%, देन व्हाट इज द नेट चेंज इन परसेंटेज ऑफ द प्राइस। लेट सपोज प्राइस जो था वो 100 रुपीज था, 20% डिक्रीज करा मैंने, तो 100 का 20% यानी 80 रुपीज रह गया। फिर 25% मैंने इंक्रीज किया, जब 25% डिक्रीज हुआ तो 80 का 25% कितना होगा, 25% ऑफ 80, दैट विल बी अगेन 20 रुपीज। सो वापस मेरे पास कितना आ जाएगा, 100 रुपीज आ जाएगा। तो जितना इनिशियल प्राइस था उतना ही फाइनली प्राइस रहा, तो देयर इज नो चेंज। सो नो चेंज मीन्स 0% चेंज, नेट चेंज क्या रहा, 0%। इधर इस क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति यदि किसी कार्य को 7/8 अंश, यानी कि 8 व्यक्ति, 8 पर्सन, अ मैन कंप्लीट 7/8 ऑफ द जॉब इन 21 days, हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक टू फिनिश द जॉब इफ द वर्कलोड इज इंक्रीज्ड बाय 50%। यहाँ ऑप्शंस मेरे पास है 24 days और 21 डे और 18 days, and D option is 15 days। अब इस क्वेश्चन में यहां पर मुझे कहा 7/8 वर्क कर देता है 21 डे में, 7/8 वर्क वर्क करता है 21 डेज में, तो एक वर्क को करने में उसे टोटल कितने दिन चाहिए, 21, 8/7 यानी 24 डेज। 24 दिन में वो काम को पूरा कर सकता था, लेकिन 50% काम और बढ़ा दिया गया। तो 50% मीन्स 12 डेज 50% इंक्रीज हुआ,
यानी 24 में 12 दिन और इंक्रीज होके 36 दिन हो रहे हैं उसके। अब 36 में से वो 21 दिन का काम कर चुका है, तो रिमेन कितना डे बचेंगे उसके पास काम करने के लिए? 36 माइनस 21 यानी कि 15 डेज। 15 दिन में वो काम को फिनिश कर देगा। नाउ इस क्वेश्चन में देयर आर 3 पॉइंट्स पी क्यू आर ऑन स्ट्रेट लाइन। ये मेरी स्ट्रेट लाइन, लेट सपोज ये 3 पॉइंट पी क्यू और ये आर। पी क्यू मेरे पास 3 है, क्यू आर मेरे पास 5 है, तो मेरे पास पूरा पी आर कितना हो जाएगा? 8। नाउ इफ एन इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी क्यू रेशियो पी आर, अगर मैं पी क्यू रेशियो पी आर निकालता हूं तो मेरे पास रेशियो आती है 3:8 यानी कि 3/8। कह रहा है ऐसे कितने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं? एन की वैल्यू क्या होगी? एन इज द पॉसिबल नंबर ऑफ केसेस। आप देख रहे हैं ये मेरे पास ऑड है, ये मेरे पास इवन है। इवन और ऑड में कोई पॉसिबल केस नहीं बनता, सिर्फ एक यही केस बनेगा और कुछ नहीं बन सकता। दो रिलेशन इवन और ऑड हो तो उनका पॉसिबल केस और नहीं हो सकता, और कोई रेशियो नहीं बन सकती उसकी। इट मीन्स is the correct answer. Only one possible case will be there. Now ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। Using the digit 22333, how many distinct number more than 30,000 can be formed? 30,000 से बड़े नंबर मुझे बनाने हैं, इसका मतलब 18 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। ये मेरे पास लेट सपोज 5 डिजिट का मैंने नंबर बनाया। अब इस 5 में से इधर तो ये 18 तो फिक्स हो गया। अब बाकी बचे मेरे पास ये 4 डिजिट्स। अब इन 4 डिजिट मेरे पास ऑप्शन में चाहिए। नंबर ऑफ वेज में आपने पढ़ा होगा कि 4 डिजिट पढ़े हैं तो 4 फैक्टोरियल ऊपर आ गया, नीचे क्योंकि मेरे पास 2 तो 3 बचे हैं और 2 ही 2 बचे हैं, यानी ये रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है। इसका मतलब 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल नीचे और लिखा जाएगा। इट मीन्स इट इज 24, नीचे 2 × 2 6, और ऑप्शंस मेरे पास जो गिवन है इधर उसमें भी 6 है प्रेजेंट, क्योंकि ऑप्शन गिवन है मेरे पास 3, 6, 9 और 12। ये 4 ऑप्शंस मुझे गिवन थी, तो मेरे पास आंसर आया 6। सो देयरफॉर बी इज द करेक्ट आंसर। Now this is very tricky questions. The sum of 5 consecutive integers, be careful, consecutive integers can be 100. ऐसा कोई भी consecutive integer, पॉजिटिव नहीं उसमें इंटीजर्स था तो नेगेटिव भी पॉसिबल हो सकते हैं ना उसमें केस में। तो अगर सिर्फ वो पॉजिटिव कहता, नेचुरल नंबर कहता, तो हम कहते भाई 18, 19, 20, 21 मेरे पास ऑप्शन हो जाते। लेकिन यहाँ पर इसने कहा ओनली 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, तो अगर मैं कोई भी नंबर लूंगा उसका कॉन्जिक्यूटिव बनाऊंगा तो उसका सम जब आएगा तो नेगेटिव आएगा, अगर सारे माइनस में ले लिए। और अगर मैं नेगेटिव और पॉजिटिव लिए तो आपस में कैंसिल आउट हो जाए, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू हो ही नहीं सकती। बात आती है साइन ट्यूशन की। हमें पता है नेचुरल नंबर 1, 2 और 3 ले लें तो इनका सम मेरे पास कितना आता है 6, और इनका प्रोडक्ट भी कितना आता है 6। दीज आर द नेचुरल नंबर्स, तो ये पॉसिबल है, तो ओनली 2 विल बी पॉसिबल। फर्स्ट कंडीशन नहीं ले सकती क्योंकि उसने इंटीजर्स कहा, पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं कहा इधर। दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन पेपर। अ क्यूबिकल वेसल ऑफ साइड 1 मीटर, अगर साइड मेरे पास 1 मीटर है तो वॉल्यूम क्या होगा मेरे पास 1 मीटर क्यूब। नाउ वी नो दैट 1 मीटर क्यूब इज नथिंग जस्ट 1 किलोलीटर, इट मीन्स 1000 लीटर, और इट इज 1000 × 1000 मिलीलीटर। So I can say it is nothing just 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros of milliliter. So here this is the correct option. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। There are 6 person in a row. Let's suppose I have write 1, 2, 3, 4, 5 and 6 person in a row.
अभी थर्ड पर्सन अनदर पर्सन आता है, वो इनसे शेक हैंड करता है, लेकिन दो कंसेक्यूटिव पर्सन से शेक हैंड नहीं कर सकता। मीन्स अगर इससे करेगा तो इससे नहीं कर सकता, इससे करना पड़ेगा इसे। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन यहां बन सकते हैं? तो पहला कॉम्बिनेशन 1 3 5 का बन सकता है, दूसरा कॉम्बिनेशन 2 4 6 का बन सकता है, तीसरा कॉम्बिनेशन 1 4 6 का भी बन सकता है, चौथा कॉम्बिनेशन आपका 1 3 6 का बन सकता है। यहां पे 1 के साथ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, लेकिन 2 के साथ नहीं बन सकते। और 2 को लिया तो 4 को लेना पड़ेगा, फिर 6 को ही लेना पड़ेगा। तो 2 के लिए तो सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन रहेगा, बाकी 3 कॉम्बिनेशन 1 से बन सकते हैं। तो टोटल मेरे पास कॉम्बिनेशन कितने आए? 4। सो देयर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ हियर यू कैन सी the next part of the question. An amount of the money was distributed in A, B, C such that P ratio Q ratio R. A get maximum if P is Q plus R. Let's suppose I take the ratio P ratio Q ratio R. ये मेरा A के लिए है, ये मेरा B के लिए है और ये मेरा C के लिए है. Let's suppose I take the ratio 6 ratio 1 ratio 3. सिंपल क्वेश्चन करने के लिए मैंने ऐसे एग्जांपल में ले लिया है. अब आप देखेंगे ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. व्हाई? ही सेज ए इज पी इज ग्रेटर देन क्यू प्लस आर. ऑब्वियसली पी इज ग्रेटर देन क्यू प्लस आर, देन ऑब्वियस ए विल गेट द मैक्सिमम. इट्स ट्रू. सेकेंड ही सेज सी गेट द मिनिमम शेयर इफ आर इज लेस देन पी प्लस क्यू. ऑब्वियस है यहां पे भी मेरे पास R is less than P plus Q है, but share of R is more than Q. Q से तो शेयर से ज्यादा है ना R, तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती. इट मीन्स अगर मेरे पास ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, तो मैं सिंपल 2 पे टिक करूंगा. बाकी चाहे ऑप्शन कुछ भी हो, 1 and 2 बोथ, नाइदर 1 नॉर 2. सो ओनली मेरे पास जो कंडीशन बनेगी वो कौन सी कंडीशन प्रूव हो रही है? फर्स्ट कंडीशन प्रूव हो रही है. तो ए इज द ऑप्शन. सॉरी फॉर दैट, ए इज द राइट आंसर. ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. जय और विजय ने इक्वल अमाउंट खर्च किया पेन और पेंसिल खरीदने में. जय ने खरीदे 3 पेन और 5 पेंसिल, विजय ने खरीदे 2 पेन और 7 पेंसिल. तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है? स्टेटमेंट पढ़ के लगता है हमें कि ऑब्वियस है इनमें से कुछ होगी प्राइस ऑफ पेंसिल और इसमें से, लेकिन कौन सी होगी उससे चेक करने के लिए यहाँ देखो 3 पेन और 5 पेंसिल है, इसने 2 पेन और 7 पेंसिल. अगर इसको मैं क्रॉस कर लूँ तो 21 माइनस 10 यानी कि 11. यानी जो पैसे खर्च किए रहे हैं वो 11 के मल्टीपल में किए रहे हैं. तो मैं लेट सपोज कर देता हूँ कि भाई पैसे जो खर्च किए वो 110 रुपये खर्च किए दोनों ने मिलके अलग अलग. ठीक है, तो मेरे पास इसने खरीदी थी 2 पेंसिल, 3 पेन और 5 पेंसिल 110 रुपये में. दूसरे ने खरीदे थे 2 पेन और 7 पेंसिल, ये भी 110 रुपये में. इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? सॉल्व करके मेरे पास आएगा x बराबर 20 और y बराबर 10. यानी पेन जो आ रहा है वो 20 रुपये का आ रहा है, पेंसिल जो आ रही है वो 10 रुपये की आ रही है. इट मीन्स डबल है. डबल है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. प्रीवियस क्वेश्चन करने का एक आसान तरीका ये भी था कि यहां पर आप देखेंगे 1 पेन के बदले में मुझे क्या मिल रही है? 2 पेंसिल मिल रही हैं. अगर मैंने 1 पेन कम खरीदा है तो 2 पेंसिल एक्स्ट्रा ले लिए, यानी पेन का प्राइस जो है वो 2 पेंसिल के बराबर है. यानी कि पेन इज डबल ऑफ पेंसिल. हम इसको ऐसे भी कर सकते थे जल्दी से. अब ये क्वेश्चन देखो, P स्कोर 40 मार्क्स मोर देन Q. 40 नंबर ज्यादा मिले P को Q से, यानी P और Q के अंतर जो है वो 40 नंबर रहा है. अगर Q ने 10% कम लेस प्राप्त किए थे P से, इफ Q गेट 10% लेस मार्क्स देन P, यानी कि
पी के स्टोर का 10% ऑफ पी 10% कम किया तो यानी कि क्यू को कितने मिले, अगर पी को मेरे पास 10% कम मिले क्यू को, तो क्यू को मेरे पास मिले कितना 90% मास मिले क्यू से और किससे, पी से, है ना, जितना पी का मास था उसका। और ये 90% मास ऑफ पी कितने हैं, डिफरेंस कितने का है, 40 था। तो यानी कि हम क्या रहेंगे, डिफरेंस कितना है 10%, तो 10% ऑफ पी मास विल इक्वल्स टू 40 और 10% मतलब 10 अपटा में 100 गुणा में पी इक्वल्स टू 40, यानी पी का स्कोर हो गया 400। तो क्यू का कितना हुआ 400 माइनस 40 360 एज इट इज गिवन इन द ऑप्शन। बी केयरफुल क्योंकि ऑप्शन में 400 भी दिया हुआ है। ऑप्शन था 360, 380, 400 एंड 420। स्टूडेंट्स गलती से ए सी तो ही मान के ऑप्शन सी कर आए, जबकि ऑप्शन क्या है, ए है, क्योंकि उसने क्यू का स्कोर पूछा है। ये क्वेश्चन, एक पर्सन पी ने अपने 3 फ्रेंड में से एक फ्रेंड एक्स से पूछा भाई तुम्हारे पास कितने पैसे, तो एक्स ने अप्लाई किया कि अगर वाई मुझे 40 दे दे देन वाई के पास जेड का हाफ रह जाएगा। पहले सिर्फ इतनी कंडीशन पढ़ के आपको कंडीशन नंबर 1 लेनी होगी। तो कंडीशन नंबर 1, केस 1 आप यू कैन से, केस फर्स्ट में कहता है अगर 40 इसे मिल जाए, किससे मिले, y से मिले, तो y के पास 40 टर्म हो रहे, देन इट इक्वल्स टू z के हाफ के, तो z का क्या जाएगा, हाफ हो जाएगा। इट मीन्स यहां से मेरे पास पहली इक्वेशन बन रही, दैट इज 2y माइनस 40 इज इक्वल्स टू z, फर्स्ट कंडीशन माइनस 80, सॉरी, ये मेरे पास फर्स्ट कंडीशन बन रही। अब आगे पढ़ते हैं, इफ z गिव्स 100, केस नंबर 2 में कहता है अगर z मुझे दे दे 40 रुपए, देन 3 ऑफ अस ऑल हैव बी इक्वल, तो y के पास तो सेम ऐसा ही रहा, लेकिन इसके पास 40 का मूल्य है। अब ये सारे इक्वल हैं, अगर इक्वल है तो यहां से z की वैल्यू उसमें पुट की जाए तो y इज इक्वल्स टू 2y माइनस 80 माइनस 40 और y इज इक्वल्स टू 120, यानी y के पास कितना है, 120 है। अगर y के पास 120 है तो z के पास कितना हो गया, 120 दूनी 240, 240 में रहे तो 160, और मेरे पास x के पास कितना हो जाएगा, अगर y और z मेरे पास आ रहे, कंडीशन लगाई जाए x प्लस 40 इज इक्वल्स टू y का मेरा 120 आया, तो x के पास कितने रह रहे, 80 रह रहे, तो 80, 120 और 160 इन्हें प्लस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट विल बी 360 रुपए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ ये क्वेश्चन, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट क्लॉक मेक एन एंगल 180 डिग्री, सही 7 बजे, 7 से 7:05 के बीच में, एट 7:05 और 7:05 to 7:10। मोस्टली क्वेश्चन बच्चे सोचते हैं जब 7 और 1 पे होती है सुई तो एंगल बन जाता है ये 180 का, ऐसा नहीं है। जब 5 मिनट ये आगे बढ़ेगी तो ये आवर हैंड थोड़ा सा क्लिंक होकर आगे जाएगा, तो ये 180 का एंगल 7:05 पे नहीं बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखना, तो ये ऑप्शंस नहीं हो सकता। इसको समझने के लिए हम कह सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट में मिनट हैंड जो होती है वो एंगल बनाती है पूरा 6 डिग्री का, और 1 मिनट के अंदर ही आवर हैंड जो होता है वो बनाता है 0.5 डिग्री का एंगल। सो बोथ मेक्स इन 1 मिनट जो एंगल बनता है वो बनता है सिर्फ और सिर्फ 5.5 डिग्री का। तो पूरे 30 मिनट के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा बन जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका मतलब 7:05 पे तो नहीं हो रहा, तो किस पे हो रहा, 7:05 से 7:10 के बीच में हो रहा, क्योंकि जब ये सुई थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो इस सुई को भी थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, और तब जाके मेरा एंगल 180 कंप्लीट होगा। अगर एग्जैक्टली कहें तो जो एग्जैक्ट टाइम आएगा वो आएगा 7:05
27 सेकंड। तो 27 सेकंड का मतलब आधा मिनट होता है अप्रोक्सीमेट, इसलिए हम कह सकते हैं 7/5 पे तो नहीं है। ये भी सबसे आसान क्वेश्चन था। एक टेस्ट में 90 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव टाइप, सही क्वेश्चन के उसको मिले 5 नंबर और इनकरेक्ट आंसर के -2 मार्क्स हैं। अतः एक बच्चे ने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सारे और उसे 387 मार्क्स मिले, तो व्हाट विल बी द इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेस, कितने क्वेश्चन उससे गलत हुए। लेट सपोज जो राइट आंसर्स थे वो मेरे पास x थे और जो रॉन्ग थे वो मेरे पास y थे। तो टोटल क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए पूरे 90, सही के मिले उसको 5 नंबर, गलत के कट गए 2 नंबर, ठीक है ना। और उसको नंबर मिले कितने, 387। इसे सॉल्व आउट कर रहा है, तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आएगा 5x + 5y बराबर 5 से किए तो 450, और ये मेरे पास है 5x - 2y बराबर 387। माइनस करें, that will be 7y is equals to, when you subtract it you will get 63, then y is equals to 9, so 9 is the correct answer.